हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव है किन फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक देखा गया था? तो आपको बताइए, गेहूं और चावल की जो फसल है ना, सबसे अधिक इसमें देखा गया था हरित क्रांति का प्रभाव। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक के मध्य में, 1966-67 में ये हुई थी। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ना, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों HYV, आधुनिक सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग किया गया हरित क्रांति में। इसका सर्वाधिक जो लाभ हुआ ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं इनको मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है। तो ये जितने भी ये बुलेट पॉइंट हमने यहाँ पर आपके डाल रखे हैं, ये सारे एडुकेटी के फेवरेट है ना पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना। एडुकेटी का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये डीपली हम आपके लिए सेलेक्टेड पॉइंट लेकर आए हैं। तो इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से यह प्रेरित होकर शामिल किया गया, किस देश से इंस्पायर्ड है, एडॉप्ट किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन बना है। तो आयरलैंड से लिया गया है। आपको बताइए, DPSP जो है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर है। तो भाग और अनुच्छेद, DPSP संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये जो तत्व है न्यायोचित, जुडिशियबल नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता है। इनका मुख्य लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और आयरलैंड ने स्वयं इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। तो आयरलैंड ने जो इन्हें लिया था स्पेन से लिया था, और भारत ने इनको काल या मध्यकालीन इतिहास में स्कूलों, विद्यालयों में के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये दान की गई भूमि को साला भोग इसको बोला जाता था। साला भोग आप बोल सकते हैं, है ना। विद्यालय शाला के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग बोला जाता है। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोला जाता है ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मदेव। तो याद रखिएगा, चोल काल या मध्यकालीन इतिहास में ये इसको कहा जाता है, ये आपको स्पेशली पता होना चाहिए। ये ब्रह्मदेव वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। ये देवदान जो है ना, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या फिर तिरुन मट्टुक्कनी ये कहा जाता है इसको। और जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पल्ली चिदम्बरम इसको नाम दिया गया है। तो ये 4-5 अलग अलग जो चीजें हैं ना, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपका मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का सही अर्थ आपको बताना है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का सही अर्थ आपको बताना है व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर। तो यहां पर व्यक्तिगत आय, है ना, और प्रत्यक्ष कर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस प्रत्यक्ष कर। इस टाइप से आपको याद रखना है। वहां आय जो किसी व्यक्ति के पास सभी प्रत्यक्ष करों जैसे कि इनकम टैक्स के भुगतान के बाद खर्च करने या बचाने के लिए बचती है, वो ये होती है ना। इसका सूत्र होता है ये वाला, देख सकते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के अनुसार श्रमिकों को मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो श्रेणियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, है ना। तो मुख्य और सीमांत श्रमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? यहाँ वहां व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है उसको मुख्य श्रमिक, मेन वर्कर बोला जाता है। और एक होता है सीमांत श्रमिक, वहां व्यक्ति जिसने वर्ष में 183 दिन से कम काम किया उसको सीमांत श्रमिक बोला जाता है ना। वहीं पर गैर श्रमिक वे लोग जो आर्थिक रूप से किसी उत्पादक गतिविधि में शामिल नहीं होते उनको गैर श्रमिक बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने, बुद्धिमत्ता और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क जो है ना, सेरिब्रम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो तर्क, समस्या समाधान और स्वैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम का ये कार्य है, याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क का। वहीं पर एक होता है सेरिबेलम, ये शरीर का संतुलन, है ना, और मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है सेरिबेलम। एक मेडुला होता है, ये अनिश्चित क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय गति को नियंत्रित करता है, मेडुला। तो ये इनके सभी के आपको याद रखना है क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते, किसके लिए जिम्मेदार ये होते, अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गोल्फ के नियमों और पहले क्लब की आधिकारिक स्थापना के संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यह वर्ष था 1744 में, आपकी जगह 1744 में स्कॉटलैंड में कंपनी ऑफ जेंटलमैन गोल्फर्स द्वारा गोल्फ के पहले लिखित नियम बनाए गए थे।
और भारत में गोल्फ की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 ब्रिटेन के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। गोल्फ को 1900 से 1904 के बाद सीधे 2016 के रियो ओलंपिक में दोबारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी 2023 में ये की थी भारत के द्वारा और इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। क्लियर है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ये हुआ था, भारत मंडपम में। क्लियर है? इसकी जो थीम थी ना, ये वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई थी और भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने की थी वर्चुअल माध्यम से, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाने वाला वहां प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है जिसमें मेलों का आयोजन किया जाता है? तो ये भगोरिया उत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगोरिया। क्लियर है? ये जो है ना मुख्य रूप से भील और भिलाला जनजातियों द्वारा मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में इसका व्यापक आयोजन होता है। वहीं पर गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व मड़ई है और लारूकाज है। सेला और कर्मा उनके प्रमुख नृत्य हैं गोंड जनजाति के। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, भगोरिया को जीवन साथी चुनने और सफल फसल की कटाई के उत्सव के रूप में देखा जाता है। भगोरिया नृत्य को ये भील और भिलाला जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच मान के संदर्भ में यदि किसी विलियन का जो मान है 7 से कम है तो वह किस प्रकृति का होगा? तो वह जो होगा ये अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक वो होगा। पीएच स्केल की बात करें, इसकी खोज सोरेनसन इनुके द्वारा की गई थी। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। उदासीन जो होता है, यह 7 मान होने पर विलयन उदासीन, जैसे शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है 7 मान होने पर। 7 से अधिक मान होने पर विलयन क्षारीय होता है, जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम मान होने पर अम्लीय होता है, जैसे नींबू का रस या जठर रस, ये अम्लीय होता है इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के दौरान साक्षर किसे माना गया है? तो साक्षर वो माना गया है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़कर समझ और लिख सके, उसको साक्षर माना गया 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़कर समझकर पढ़ और लिख सके, है ना, उसको साक्षर माना गया। भारत की 15वीं और आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसमें कार्य स्थिति के आधार पर मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक जैसी श्रेणियों का उपयोग किया गया। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता जो दर है यह है 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी के कांस्य मूर्ति जो है ना प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो, ये जो मूर्ति है लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, आपको बताइए। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार भी मिले थे, इसके अलावा कांस्य मूर्ति भी मिली थी नर्तकी की। यह हड़प्पा काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, इसका नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत धन आचार बराबर सदाचार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें व्यंजन जो संधि है ना यह प्रयुक्त हुई है, सत धन आचार सदाचार, है ना। नियम बताते हैं कि जब त के बाद कोई स्वर आए तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल जाता है ना। तो इस तरह से वो सत धन आचार सदाचार हो जाता है। और उदाहरण के लिए ये सत धन आचार सदाचार हो जाता है, उत धन घाटन, तो उद्घाटन ये हो जाता है। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की डेफिनेशन परिभाषा है ना। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहां व्यक्ति जिस पर अभियोग मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक वर्ड कौन सा होगा? एक शब्द, वन वर्ड। तो अभियुक्त तो उसके लिए एक्यूज्ड वर्ड यूज किया जाता है, डिफेंडेंट या एक्यूज्ड, अभियुक्त उसको बोला जाता है। क्लियर है? तो देखिए अभियुक्त यहां से एक्यूज्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपराधी के लिए अपराधी किसका होगा? जिसका अपराध सिद्ध हो चुका उसको अपराधी बोला जाता है। जो अदालत में मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहा जाता है। पुलिस या सुरक्षा करने वाला व्यक्ति आरक्षी होता है। वह स्थान जहां मुजरिमों को रखा जाता है जेल या फिर कारागार उसको बोला जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको याद भी रखते चलना है चीजों को। हम आपको सारे क्वेश्चंस जो मिले थे वो कवर करवा चुके हैं। अब मैथ्स की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास से लगभग 5 से 6 प्रश्न बता रहे थे।
यदि किसी वस्तु को निश्चित लाभ जैसे 25% पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था। इस टाइप से चीजें थी। लाभ और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात पर आधारित प्रश्न था। ट्रेन गति और समय की गणना विशेषकर मिनटों में उत्तर निकालने वाले क्वेश्चन थे। पाइप और टंकी में यदि पाइप ए भरता है और पाइप बी खाली करता है तो टंकी का एक निश्चित भाग कितने समय में भरेगा, खाली होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। आयत के क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई संबंधित मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन थे। एलसीएम और एससीएफ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। औसत और अनुपात से क्वेश्चन थे, एवरेज रेशियो से। स्क्वायर रूट निकालने, उन्हें हल करने से संबंधित था। और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी एपीजीपी से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मैथ्स में। रीजनिंग में क्लॉक में सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने वाले क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग संबंधित सर्वाधिक प्रश्न थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज से मिश्रित क्वेश्चन थे। खिलाड़ियों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या के आधार पर तुलना, रैंकिंग, कंपेरिजन करने वाले 2 प्रश्न थे। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी थे। सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बने थे। इस टाइप से हमें बताया है। हिंदी में लिंग और वचन के आधार पर वाक्यों में अशुद्धि पहचाना था। अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न थे। अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से था। अब पठित गद्यांश जो था, इस पर आधारित 5 प्रश्न थे। समानार्थी और विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है? तो ये सारा हमने एग्जैक्ट चीजें आपको बता दी है जो आज आपके एग्जाम में पूछी गई है। आई थिंक यहाँ से आपको सारी चीजें जो भी थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्लियर है? और जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, देखिए जो पैटर्न आपके एग्जाम में बन रहा है सेम टू सेम पैटर्न पर ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लेटेस्ट वाले टेस्ट हमने अपडेट कर रखे हैं, इसमें नहीं देखा है तो डेमो एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कितना स्कोर आपका हो रहा है। क्लियर है? सिर्फ 49 रुपीज के प्राइस पर आप ले सकते हैं। और जो टॉपिक आ रहे हैं ना, सारे टॉपिक इस ई बुक में आपको मिल जाएंगे। लगभग 22 टॉपिक्स है इसमें है। 2000 से अधिक क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। डेमो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। एमसीक्यू फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सारा यहाँ से अगर इन दोनों चीजों को आपने अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपना स्कोर काफी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। क्लियर है? और एक करंट अफेयर डेडिकेटेड ई बुक है। आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2025 का करंट अफेयर अच्छा खासा आपका पूछे जा रहा है। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी की स्पेशल टेस्ट सीरीज, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेटेस्ट जो पैटर्न आपका एग्जाम में बन रहा है उसके सारे टेस्ट हमने अपडेट कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है? और ये स्ट्रेटेजी के स्पेशल बुक है, सिर्फ 25 रुपीज की प्राइस है। 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर हिट करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।